नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है औशर की इस श्रृंखला के अंदर। और आज के इस व्याख्यान का एक और ही प्रसंग है इसके अंदर, और इसका प्रसंग यह है कि हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों को याद रखा, उन पे शोध की, उन पे चर्चाएं की, लेकिन क्योंकि वो किसी बड़े विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में नहीं पढ़ाते थे, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाते थे, तो उनके इस काम को किसी ने महत्ता ही नहीं थी। अभी हाल ही में चंडीगढ़ के मेरा रंग दे बसंती चोला कार्यक्रम के दौरान सीताराम बंसल जी से मेरी मुलाकात हुई, और सीताराम बंसल जी का जब मैंने व्याख्यान सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक इतिहासकार होते हुए भी मैं बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ अभी पढ़ने को बाकी है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय संग्राम है, जो क्रांतिकारियों का योगदान है, वो अनंत है। और उस पर अगर मैं भी कहूँ कि मेरे को सब कुछ आता है तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि मैं खुद जो है अभी एक अपने आप को विद्यार्थी ही समझता हूँ उस इतिहास को समझने के लिए। लेकिन जब सीताराम बंसल जी को सुना तो ऐसी ऐसी घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया, ऐसे ऐसे लोगों का वर्णन किया, और इन सबके ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है, लेकिन इनमें से किसी का भी नाम ना तो हमारी इतिहास की पुस्तकों में आया, और अगर पुस्तकों में आया भी तो बस एक लाइन या आधी लाइन लिख करके नाम छोड़ दिया गया। तो इस बारे में उनसे मैं चर्चा करूंगा आज, और उनके हम 3-4 व्याख्यान जो है आपके लिए लेंगे इसको लेकर के। तो हमारी इस औशर की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है सीताराम जी। धन्यवाद। और सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न होगा, क्योंकि आपने जो बताया कि आप तो एक टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप, तो आपकी रुचि कैसे इसमें उत्पन्न हुई कि आप भारत के क्रांतिकारियों के इतिहास को लेकर के खोजें और उनको जनता के सामने लाएं? ये एक महज इत्तेफाक ही समझिए जी कि मैं कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में ना नौकरी करता था, नवोदय विद्यालय में मैं टीचर हूँ। तो मैं शहर आया हुआ था अपने ही काम से, तो मुझे एक चौक पे लाइब्रेरी दिखी, प्रहारी कंपनी की थी वो। तो लाइब्रेरी जब दिखी मुझे, तो मेरा लाइब्रेरी के साथ बहुत अटैचमेंट शुरू से ही रही है। तो मैं वो लाइब्रेरी के अंदर चला गया, पूछा उनको मेंबरशिप कैसे मिलती है। तो उन्होंने कहा जी 100 रुपया जमा कराओ, मेंबरशिप ले लो। तो मेंबरशिप लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा जी आप एक बुक ले जा सकते हैं पढ़ने के लिए, आप ले जाओ। तो वहाँ एक बुक थी बबरकाली मूवमेंट, जो मिल्खा सिंह निज्जर जी ने लिखी हुई थी। वो खुद बबरकाली थे, लेकिन उनकी उम्र कम होने की वजह से उनको सजा नहीं हुई थी। तो वो मैं किताब, यही नाम जो आप ले रहे हैं मिल्खा सिंह निज्जर जी, हाँ जी, और जिन्होंने खुद आंदोलन में हिस्सा लिया था। हाँ जी। अब इनका नाम भी हमें पुस्तकों में नहीं मिलता। आपसे पता चल रहा है कि उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है इसकी। हाँ जी, वो बहुत मोटी किताब है जी, इतनी मोटी है। तो वो जब मैंने इशू करवाई, पढ़ी, और किताब के लास्ट में लिखा हुआ था एक 1939 में एक रेजिमेंट भागी हुई थी झांसी से। तो वहाँ से 39 फौजी जो थे वो भागी होके भाग गए थे वहाँ से। कुछ लोग तो उसी दिन पकड़े गए, कुछ अगले दिन पकड़े गए, लेकिन 8 लोग जो थे वो पकड़े नहीं गए। उनमें से एक थे सरदार साधु सिंह, उनका गांव है मानकटेरी, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में। तो वो गांव मेरे गांव के बिल्कुल पास लगता है। मेरा गांव जलंधर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट है, वो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का उधर से लास्ट है। तो मेरे मन में आई कि उन्होंने लिखा कि मुझे तो इनके बारे में इतनी जानकारी है, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता इनके बारे में। तो मेरे मन में आया चलो मैं जानकारी देता हूँ, क्योंकि मेरे गाँव के पास है। तो फिर मैं देशभक्त यादगार कमेटी के बाबा भगत सिंह बिलगा जी, वो खुद फ्रीडम फाइटर रहे हैं और वो प्रेसिडेंट भी थे यहाँ कमेटी के। तो मेरा उनके साथ बड़ा प्यार था, मैं उनको मिलने गया, मैंने उनको क्वेश्चन किए 2-4 जाके। तो वो कहते जी मुझे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अब कामरेड चैन सिंह चैन जी के पास चले जाओ। तो कामरेड चैन जी के पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी दी। फिर उन्होंने कहा आप गाँव में जाओ तो वहाँ पता करो कुछ, लेकिन पता नहीं उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देख के मुझे प्रोफेसर मलविंदरजीत सिंह वड़ैच जी का हाँ फ़ोन नंबर भी दिया, और साथ में उन्होंने उनका वो एड्रेस भी दिया। तो एक उनकी किताब भी दी मुझे पढ़ने के लिए। तो मैं चलो गया उनके गांव में। वो वहाँ तो उनके गांव में तो पता नहीं चला, लेकिन प्रोफेसर मलविंदरजीत सिंह वड़ैच जी के साथ जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको लेटर लिखी। तो उसमें मैंने लिखा कि ये जो
किताब है आपकी, मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है। उसमें एक दो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने वो उनके नोटिस में लाई, तो उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया, उनकी चिट्ठी आई तो उन्होंने कहा कि हमारा अभी घर बन रहा है, आप ऐसे करना कि 3 महीने बाद आप हमारे घर आना। तो मैं जब उनके घर गया तो जाते मैंने भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में उनको इतने क्वेश्चन किए, वो मुझे सुनते रहे और मुस्कुराते रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया मुझे कोई भी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन ही इतने थे। उन्होंने बम क्यों फेंका था, उन्होंने सैंडर्स को क्यों मारा था, उन्होंने और क्या किया था, इनकलाब जिंदाबाद क्या होता है। तो ऐसी ऐसी जब मैंने उनसे बातें की तो वो, क्योंकि प्रोफेसर रिटायर्ड थे, तो उन्होंने प्रोफेसर रिटायर होने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 4 साल लॉ किया जी, और वहाँ से पढ़ाई इसलिए की क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ट्रायल केस पढ़ने थे, और पढ़ के कुछ उन्होंने केस करने थे गवर्नमेंट के ऊपर। तो हुआ क्या कि जब मैं उनको मिलने गया ना जी, वहाँ उनको क्वेश्चन किए बहुत सारे, तो मैंने जैसे बताया कि वो मुस्कुराने लगे। तो फिर उन्होंने मुझे एक किताब दी भगत सिंह के साथियों की, उसका नाम है यश की धरोहर। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से वो बोला, उनका स्टाइल है जी, मैं आज मैं कह सकता हूँ कि उनका ये एक बहुत बढ़िया स्टाइल है। उन्होंने कहा बेटा ये इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, और अगर हो सके तो इसको पंजाबी में ट्रांसलेट करो। तो मैंने पहले उसको पढ़ा, फिर ट्रांसलेट किया पंजाबी में, मेरी वाइफ बलविंदर ने बहुत साथ दिया उसमें मेरा। तो वो पहली मेरी किताब छपी जब और लोगों में आई तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। उसके बाद उनके साथ मेरा ऐसा रिश्ता बना, मतलब जैसे एक पुत्र का रिश्ता बाप से होता है वैसा रिश्ता बन गया, और उन्होंने भी हमें बहुत प्यार दिया। फिर तो धीरे धीरे कोई काम जैसे वो देते थे हमें करने के लिए, या किसी देशभक्त के गांव में जाना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी, फोटो, खास करके हम लोग फोटो इकट्ठी करते थे क्योंकि फोटो एक टाइम पे ख़त्म हो जानी थी, और जब ख़त्म हो जाती तो फिर वो मिलनी नहीं थी। तो फोटो इकट्ठी करनी, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने, तो ऐसे करते करते हम लोगों ने क्या किया जी, इस रास्ते पे चल पड़े, और धीरे धीरे करते करते बहुत फिर मतलब कोई लगभग 20 साल हो गए हमें ये काम करते हुए। बहुत बहुत अच्छा। हाँ। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ। जी जी। अब मुझे आप बताइए, आपने एक जिक्र किया उस दिन कि 1859-58 में, जी देखिए अक्सर ये गलतफहमी फैला दी गई है इस पूरे देश में कि सिखों ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था। जी। इसमें कोई शक नहीं कि जो बड़े रजवाड़े थे, पटियाला था, जिंद था, नाभा था, कपूरथला था जी, इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था जी। लेकिन बनारस के अंदर जो पहली गोलियां चली 10 जून को, जी, वो वहाँ के जो सिख सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने चलाई थी। हम पे ये भी एविडेंस मिलती है कि दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर को सिखों ने चिट्ठी लिखी थी कि हम अलग अलग डिवीज़न में मौजूद हैं जी, और अगर हमको एक ही डिवीज़न में कर दिया जाए यूनिट में जी, तो हम जो बहादुरी दिखाएंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ जी, वो देखने काबिल होगी। जी, तो इससे स्पष्ट हो गया था कि जो आम जनता थी या जो सिख सिपाही थे कई, जी, वो अपना अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में शामिल थे देश की आज़ादी के लिए। तो इसमें जो आपने जिक्र किया उस दिन 1859 में कि वो जनरल थे, आपने नाम बताया जनरल पाई महाराज सिंह। पाही महाराज सिंह जी। तो पाही महाराज सिंह के बारे में थोड़ा बताइए, कौन थे, क्या थे और कैसे इन्होंने विरोध किया? हाँ जी, ये 1857 से पहले जब 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है तो 10 साल अंग्रेज लगाते हैं जी इस राज को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए। तो जैसे इन्होंने धीरे धीरे राज ख़त्म किया तो उसको लगे पूरे 10 साल। 1949 में अंग्रेज पंजाब को कैप्चर कर लेते हैं पूरी तरह, यहाँ उनका राज हो जाता है। अब हुआ क्या जी कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा नहीं कि सिखों ने इजीली उनको दे दिया सब कुछ। एंग्लो सिख वार्स हुई, उनमें बहुत नुकसान किया उन्होंने उनका, लेकिन ये कश्मीर के जो डोगरे थे इन्होंने गद्दारी की, गद्दारी करके फिर इन्होंने मतलब जो भी था उसके बाद फिर सिख फौजों की हार होनी शुरू हुई। तो इनको क्योंकि उन्होंने हथियार इनके लेने थे तो हथियार ऐसे तो दे नहीं देता कोई, तो इन्होंने क्या किया जी, उनको पेंशनें दी, जगीरें दी, तो ऐसे कर करके इन्होंने उनको थोड़ा शांत किया लोगों को। लेकिन भाई महाराज सिंह ऐसे थे जिन्होंने हथियार नहीं फेंके। उन्होंने रिवोल्ट, कहाँ के रहने वाले थे? ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट रब्बों हैं जी, गांव वहाँ के थे। और ये बाबा बीर सिंह थे, एक बाबा बीर सिंह,
बाबा वीर सिंह बहुत ही रिस्पेक्टेड संत थे, जिनको महाराज रणजीत सिंह बहुत मानते थे। महाराज रणजीत सिंह ही नहीं, सारे सिख सरदार उनको बहुत मानते थे। जी। तो उनके ये डिसाइपल थे आगे। तो भाई बाबा वीर सिंह जी के पास कुछ सिख जर्नैल थे आए हुए। तो इधर से जब फौजें चढ़ाई इन्होंने, ये जो कश्मीर वाले डोगरे हैं, इन्होंने फौजें चढ़ाई और इनको कहा कि आप इनको हमें दे दो, हैंड ओवर कर दो। तो बाबा वीर सिंह जी ने कहा कि नहीं, हम ऐसे इनको हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर बॉम्ब शेल गिराए इनके ऊपर, बम्बार्डमेंट की, तो उसमें सबकी डेथ हो गई थी। तो वहाँ से फिर इनकी जो बागडोर थी डेरे की, वो भाई महाराज सिंह जी के पास आ गई। भाई महाराज सिंह जी ने फिर क्या किया कि वो डेरा किसी और को, सेकंड जो कमांड थे उनको दे के फिर ये आ गए पंजाब की तरफ। सारे पूरे पंजाब में इन्होंने लिंक बढ़ाए, उन्होंने मतलब जगह जगह इकट्ठे करके लोगों को इकट्ठे किया, फिर पैसा इकट्ठा करना, हथियार इकट्ठे करने, अनाज इकट्ठा किया उन्होंने कि हम एक टाइम इनको अंग्रेज़ों के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन बाई चांस क्या हुआ कि ये आदमपुर जो हमारे जलंधर डिस्ट्रिक्ट में है, शाहपुर रोड पे पड़ता है, इसके पास एक गांव है कंदोला और एक दूसरा गांव है, उनके बीच में एक छोटा सा फॉरेस्ट टाइप था, वहाँ पर ये लोग थे। तो किसी ने डीसी शाहपुर को इन्फॉर्मेशन दी, तो इन्होंने जाके उनको शाम को पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद मतलब क्या हुआ कि वो चाहे उनको पकड़ के ले गए, सिंगापुर में उनकी कैंसर से डेथ हो गई थी, लेकिन उनके रिवोल्ट ने आगे आने वाली जितनी भी मूवमेंट्स थी उनको बहुत प्रभावित किया। तो ये बात 1849 के आसपास की है ये, उससे भी पहले की। इसका मतलब ये जो बात है कि तैयारी अंग्रेजों के खिलाफ पहले से चल रही, पहले से इन्होंने की। 1857 की हम बात करते हैं। हाँ जी। इसका मतलब क्योंकि 1846 का भी अब रिकॉर्ड मिलता है जी कि कुंवर सिंह जो हैं जी, वो बाकायदा इधर चिट्ठी सिख लोगों को लिख रहे हैं, सिख की मदद के लिए आने की बात वो कर रहे हैं जी। आ नहीं पाए क्योंकि वहां भी बिहार में भी किसी ने मुखबरी कर दी, लोग अरेस्ट हो गए। तो ये एक मतलब ये जो अक्सर लोग कह देते हैं कि जो 1857 तो खाली वो सिपाहियों ने कर दिया था, गोलियों की वजह से कर दिया था, वो इसके ऊपर ये पूरी बात दूसरी निकल के आती है। तो अंग्रेज इनको गिरफ्तार करके फिर इनको सिंगापुर भेज दिया अंग्रेजों। पहले तो उन्होंने उनको इधर ही जलंधर में रखा। अच्छा। जलंधर के बाद फिर उन्होंने देखा कि क्योंकि जैसे उनको पकड़ के जलंधर जेल के अंदर लेके आए ना, तो जो सिख पुलिस वाले थे उन्होंने सभी ने उनको सिर झुकाकर ऐसे प्रणाम किया। अच्छा। तो उनको ये लगा कि ये तो मतलब ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। उन्होंने लिखा है, अंग्रेजों ने, उनके बड़े बड़े अफसरों ने लिखा है कि भाई महाराज सिंह का स्थान यहाँ स्थानिक लोगों में ऐसा है जैसे हमारा क्रिश्चियन में जीसस क्राइस्ट का है। तो ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने फिर ये खतरा देखते हुए कि लोग इकट्ठे होकर कहीं उनको छुड़ा के ना ले जाएं हमसे, तो फिर उन्होंने उनको यहाँ से भेज दिया था सिंगापुर। वहीं उनकी डेथ होती है फिर जाके सिंगापुर में। कैंसर हो गई, जीभ की कैंसर हो गया था। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब उनको गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने और जब लाए जलंधर जेल के अंदर जी के लिए तो तमाम इनके जो पुलिस के सिपाही थे, सरदार और वो सब ने जी जैसे गार्ड ऑफ ऑनर होता है ना, बिल्कुल उन्होंने ऐसे सिर झुकाकर सभी ने उनको प्रणाम किया। जी, तो ये एक अंग्रेजों के लिए एक और आई ओपनर था। हाँ जी। और इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ से इतिहास हमें ये बताता है कि जिसको भी अंग्रेज जो है समझते थे कि वो उनके साम्राज्य के लिए खतरनाक रहेगा, हाँ जी, उसको या तो मार देते थे या दूर भेज देते, अंडमान भेज देते थे, या फिर उठा के दूसरे कंट्री में भेज देते, कंट्री के अंदर भेज देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी आज की इस जानकारी के लिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को ये जानकारी काफ़ी पसंद आएगी कि किस तरीके से 1857 के पहले भी लोग जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ निरंतर विद्रोह कर रहे थे और लड़ रहे थे। धन्यवाद।